तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और मैंने चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कह सकते हैं छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव हों और कैसे चीज़ें फिज़िकली इंटरेक्ट करती हैं एक विजुअलाइजेशन एक अच्छा हो। तो ये छः चीज़ और छः सात चीज़ें हम कवर करेंगे। मोटी मोटी यही से 6-7 चीज़ें हैं। हम जानेंगे करंट होता क्या है, कैसे मूव करता है वो सब। फिर रेजिस्टेंस का क्या बिहेवियर रहता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने से कैसे क्या चेंज होता है रेजिस्टेंस में। फिर हम कुछ किरचॉफ लॉज पढ़ेंगे जो कि कंजर्वेशन को बताते हैं, करंट का कंजर्वेशन। फिर कुछ सर्किट्स देखेंगे, फिर सेल वगैरह देखेंगे, कैसे हम इक्विवेलेंट सेल या ग्रुप कैसे करते हैं, वोल्टेज वो सब। फिर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और फिर आरसी सर्किट पढ़ेंगे। आरसी मतलब आर फॉर रेजिस्टेंस, सी फॉर कैपेसिटेंस। मतलब अभी तक देखा होगा रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में पढ़ा होगा आप लोगों ने या सुना होगा, पर क्या हो जब रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर आ जाए। चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ करंट होता क्या है, ठीक। तो जो भी कोई भी कंडक्टर होता है, हम यूजुअली कॉपर यूज़ करते हैं। तो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि एक अच्छा विजुअलाइजेशन आए। तो ऐसे रैंडमली कहीं पे भी मूव कर रहे हैं। अगर आपसे अभी कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई ये तो रैंडम है, किसी भी साइड मूव नहीं कर रहे, आधे इधर आधे उधर आधे ऐसे रैंडमली है। तो किसी भी एक डायरेक्शन से मेरा मतलब है क्या तो इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में या राइट साइड में नेट फ्लो नहीं है। मतलब ऐसा अगर होता, मान लो 5 पार्टिकल्स इधर जा रहे होते और 3 पार्टिकल इधर जा रहे होते, तो नेट फ्लो 2 का इधर पे है, तो कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी इस साइड में ज़्यादा होती है राइट में, पर अभी कुछ नहीं है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कांस्टेंट है एक अपनी जगह पे, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं चार्ज के मूवमेंट से ही करंट बनता है, क्योंकि dq/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी होता है, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। अब चार्ज खुद सोचो कैसे चेंज हो सकता है। चार्ज क्या तो डिस्प्लेस होके चेंज हो सकता है, जैसे उस पोजीशन पर से नेक्स्ट पोजीशन पे चार्ज चला गया। अच्छा, और कैसे चेंज हो सकता है। चार्ज मान लो पहले कम था, अभी थोड़ा और ज़्यादा हो गया, तो ये भी टाइम के साथ चार्ज का अमाउंट चेंज हो गया, ये भी एक तरीका है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं। अब ये रैंडमली है। अब मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, तो होप आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमिलर फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड mg फोर्स लगाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो कि मास का इक्विवेलेंट है, तो हम चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स लगना चाहिए। तो हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते हैं। कुछ नोटिस किया? चार्जेस अभी पे जो पहले रैंडमली घूम रहे थे, मैं थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा देता हूँ, आई थिंक फिर अच्छा दिखेगा। ये देखो किसी एक डायरेक्शन मिल गई इनको। चार्जेस को कोई एक डायरेक्शन मिल चुकी है अभी, लेफ्ट से राइट। इसका मतलब अभी करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अच्छा, तो अभी चार्ज अगर इधर से इधर जाएंगे तो इसका मतलब, या मूव करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, इसका मतलब अभी नेट चार्ज कह सकते हो किसी एक डायरेक्शन में आने शुरू हो गया। इसका मतलब अभी करंट जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इस मूवमेंट से और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फोर्स, उतना ज़्यादा स्पीड से चार्ज, और उतना जल्दी चार्ज का चेंज होना,
और उसका लो उतना ज़्यादा करंट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, अभी हम पहले तो ये देखेंगे कि ये एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ई हो गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स डिवाइड बाय मास इज एक्सेलरेशन। थोड़ा डिटेल में फॉर्मूला देखना है तो ये देख लो, ये हो गया फोर्स, फिर ये हो गया एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम अब ये वेलोसिटी निकालनी है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी प्लस AT, ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। फिर यहाँ से ये आ जाएगी वेलोसिटी, कह सकते हैं हम, हमारी ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगी। ये वेलोसिटी क्या रही होगी किसी भी टाइम t पे। तो हमने टाइम लगा दिया टाउ। टाउ क्या है? टाउ है रैंडम थर्मल मोशन। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ये ज़ीरो था, मतलब ज़ीरो वेलोसिटी होती है, क्योंकि किसी भी एक नेट डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये है एक, कह सकते हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, इसके बीच कितना टाइम लग रहा है, तो इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब इस चीज़ को बस एनालाइज करो कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है तो करंट कम होता है। यहाँ पे वैल्यू को ध्यान से देखो। तो इसका मतलब करंट डिपेंड करता है कितने पार्टिकल्स या ये एक दर से उधर जा रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान दें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर मैं चार्ज की क्वांटिटी टाइम के साथ बढ़ा दूं तो ज़्यादा करंट, तो कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उससे भी करंट चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता चल गया कि करंट क्या होता है, कैसे मूव करता है। बाकी इसकी डिटेल्ड इक्वेशन जो भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी हम रेजिस्टेंस जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, क्या मतलब चेंज आता है। तो ऐसा मान लो हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, एक है कॉपर जो कि मेटल होता है, और एक मान लो सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर है। तो यूजुअली हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, फॉर मेटल्स जो ये है टेम्परेचर के साथ फॉर्मूला, R0 ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 0 डिग्री से कितना ऊपर है, इससे हम उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, अल्फा नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ देखो एक थोड़ा विजुअलाइजेशन, ये देखो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर मैंने कम कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस देखो कम हो रहा है, लेकिन इसका बढ़ रहा है। और देखो फिर से बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर के अंदर जाना होगा। मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पोजीशन से या एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली मूव करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरनल वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मूवमेंट इतना इजी नहीं होता है। तो मूवमेंट इजी नहीं है, इसका मतलब हिंड्रेंस आ रहा है, हिंड्रेंस मीन्स रेजिस्टेंस आ रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है,
मेटल बॉन्ड्स मेटेलिक बॉन्ड नहीं होते हैं, जो कि इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मेरा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी नहीं होती है। लेकिन जब उसको हीट करते हैं और वाइब्रेशंस, थर्मल वाइब्रेशंस आते हैं, तो जो कंडक्शन बैंड होता है, मतलब कंडक्शन बैंड मतलब जिस बैंड में आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन को स्पेस मिल जाता है कि वो इजीली जंप कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे लेमैन में ऐसे समझ लो, पर ये कह सकते हैं कि वो होप करना शुरू कर देता है, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है जिसकी उसके पास कमी थी पहले। सो ये पूरा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। सर्किट कुछ इस तरह से होता है, ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे ये सर्किट ओपन है और ये इन दोनों से सीरीज में है। अच्छा, अब आते हैं किरचॉफ रूल पे। किरचॉफ लूप कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। मतलब जितना हमने अंदर भेजा करंट उतना ही बाहर निकलना चाहिए। कहीं पे सिंपल है ना, अगर मान लो आपके पास एक या 2-3 पाइप्स लगी हुई हैं घर में, यहाँ पे मान लो ये पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है, ये भी पाइप है। अब ब्लू वाली इनलेट पाइप है और ग्रीन वाली भी इनलेट पाइप है, मतलब इनसे पानी अंदर आता है। और लाल वाली आउट पाइप है, ठीक। और ये एक और कोई फ्री पाइप है। अब सीधी बात है ना, यहाँ से अगर 2 लीटर गया, यहाँ से 3 लीटर गया, तो ये 2 और 3 हो गए 5, तो 5 लीटर ही यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो मैं मान लो 3 और 2, तो मान लो 3 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर इधर से आया, मतलब 5 एम्पियर आया। तो बाहर अगर मैं लाल वाले से अगर मैं बाहर 1 एम्पियर निकाल रहा हूँ, तो बचे हुए 4 एम्पियर इधर से निकलेंगे। अच्छा, अगर मैं लाल वाले से कितना हो गया 5, मैं 5 एम्पियर लाल वाले से निकाल लेता हूँ। अगर मैं 5 वाले से ही लाल एम्पियर 5 निकालूँ, तो इससे मेरा 0 आएगा, कुछ भी करंट नहीं आएगा इधर से। सीधी बात है, सारा मैं इधर से निकाल लिया। अच्छा, अगर मैं 5 से ज़्यादा निकाल लूँ, भाई तुम ज़्यादा कैसे निकाल सकते हो? इसका मतलब तुम इधर से निकालने की जगह वापस डाल रहे हो। कितना डाल रहे हो? 1। तो सिंपल कंटिन्यूटी जैसा है, नथिंग स्पेशल। अच्छा, फिर एक व्हीटस्टोन ब्रिज, आप ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कह सकते हो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा है, यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा है, यहाँ पे भी आपका रजिस्टर लगा है, यहाँ पे भी आपका रजिस्टर लगा है, और यहाँ पे एक तार लगी हुई है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, और फिर ये तार यहाँ पे कनेक्ट है। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये बीच में तार नहीं है, मतलब एंड पे तार है। यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, और ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। अच्छा, मान लो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ है 100, ठीक। इसकी भी वैल्यू कुछ है, मान लो 200। आर की वैल्यू है 50, और अब हमें एस की वैल्यू पता करनी है, हमें नहीं पता। अच्छा, ये तो करंट फ्लो कब करता है? करंट फ्लो तभी करेगा जब 2 पॉइंट्स के या 2 नोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक। अगर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इन दोनों में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखो, अब ये एक स्पेशल केस है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस गैल्वेनोमीटर को ध्यान से देखो, ये रीडिंग 0 कब शो करेगा? जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाए। और ये कब होगा? जब P/R इक्वल टू G/S हो जाए, मतलब इसके रेजिस्टेंस, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। उस केस में इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और ये 0 होगा। मैं करके दिखाता हूँ। 100/52, राइट। तो 200, तो इधर 100 होगा, उस केस में
व्हीटस्टोन ब्रिज 0। अब मीटर को ध्यान से देखो, 100। Sorry, yeah, that's good. So it's 0 ampere, so which means यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये 0 रीडिंग शो करेगा। अब देख लो, 200/100 2, 100/50 2, तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इजी कैलकुलेशन आप निकाल भी सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो इजीली। इसको R1 R2 R3 R4 मानो, और फिर एक केस मानो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो। वो कैसे होगा? यहाँ से मान लो I करंट आ रहा है, इधर मान लो I1 जा रहा है, इधर मान लो I2 जा रहा है, और I1 + I2 इसके बराबर होगा जो यहाँ से इनपुट हुआ, ठीक। और फिर यहाँ से मान लेना I1, यहाँ पे मान लो V1 वोल्टेज है, तो V1 - I1 R1 = यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना, और फिर सिमिलरली आगे कंटिन्यू करना इक्वेशन को, और फिर यहाँ पे भी सेम कर लेना। उससे फिर आपको यहाँ पे नेट दोनों को पोटेंशियल सेम करना, उस केस में आपको ये रेशियो पता चल जाएंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी ग्रुपिंग करते हैं। तो ये बेसिक आई थिंक आइडिया लग गया। अभी सेल कैसे ग्रुप होते हैं, या ठीक है, एक सेल है, इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेट अस सपोज वो 1 ओम है और ये 2 वोल्ट का है। अगर मैं इनको सेल्स पर रो बढ़ाता हूँ, 1 से 2 लगा दिए, तो ये ऐड हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा क्योंकि सीरीज में, और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर 2 पैरेलल में लगा दूँ तो लगा के देखते हैं, नहीं बढ़ा, अभी भी 2 ही है, लेकिन रेजिस्टेंस हाफ हो गया। एक और लगाते हैं, अभी भी 2 ही है, यानी कि इन दोनों के बीच में अभी पोटेंशियल सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये इसका वोल्टेज सेम है, इसका वोल्टेज 2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 ही रहेगा ना। ये भी 2 है दोनों के बीच में, और ये क्योंकि कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस हाफ होएगा क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस पैरेलल वाले फॉर्मूले लगा लेना, सिंपल। अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पावर कब होगी। अब पावर क्या होती है? I² R। अब I² R को डिफ्रेंशिएट कर देना जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, उसको मान लो एक वेरिएबल मान लो, कुछ भी I इंटरनल या R इंटरनल, और बाहर कुछ काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे सर्किट में। पूरी इक्वेशन को सोल्व करना सिंपल, मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ। I² R, I कैसे निकालेंगे? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हुआ? सारे के सारे रेजिस्टेंस मान लो सीरीज में थे, तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, ये बाहर वाला रेजिस्टेंस मान लो फिक्स है, अंदर वाला वेरिएबल है, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे R के रिस्पेक्ट में। हाँ, अंदर वाला ओबियसली फिक्स है, बाहर वाला वेरिएबल है, हम बाहर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में पता चलेगा मैक्सिमम करने के लिए बाहर वाला रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, उस केस में मैक्सिमम पावर होगी। अभी देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं, अब ये देखना, हर एक केस में पावर मैक्सिमम उसी केस में होगी जब इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम होंगे। लास्ट बचता है इंस्ट्रूमेंट।
अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आई थिंक मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊँगा, ऐसे समझ कम आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग। तो ये पोटेंशियोमीटर होता है, इसको अभी लीव करते हैं। आरसी सर्किट्स, सो ये सेम चार्जिंग का देखो, इंट्यूशन समझा देता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल और कैसे ये सब आता है वो बाद में करेंगे। ये हम एक्चुअल में जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। अब इंट्यूशन समझो, अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक साथ लगे, अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो टाइम बढ़ गया, तो ये 63% उसको चार्ज होने में टाइम बढ़ गया। सेम 63% होने में कम टाइम लगता अगर रेजिस्टेंस कम होता। अच्छा, अगर मेरे पास कैपेसिटर ही बड़ा है, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और सेम करंट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, समझे। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है चार्जिंग का, कि शुरू में इतने से टाइम में इतना परसेंट चार्ज हो जाएगा और फिर बाद में धीरे धीरे चार्ज होता है। डिस्चार्जिंग का भी दिखा देता हूँ, शुरू में बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा थोड़े से टाइम में और फिर धीरे धीरे होगा। ये रहा इसका चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला, V माइनस आई आर सिंपल Q बाई C सो एंड सो फोर्थ ड्राइव कर देना। दैट्स इट, थैंक यू।